हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएस से प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो पिछली क्लास में मैंने आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाया था और नीति आयोग क्या था ये मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, फिर इसके बाद में इसके संरचना में किस किस को शामिल किया जाता है या कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो नीति आयोग होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, इसमें नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, और जो नीति आयोग होता है तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, इसमें नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत होता है जन सहभागिता। पहला सिद्धांत क्या होगा, जन सहभागिता होता है। अब ये जन सहभागिता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो जन सहभागिता का मतलब होता है कि अब हमारी जो सरकार कार्य करेगी, मतलब हमारा जो नीति आयोग कार्य करेगा, इसमें जनता का भी सहयोग लिया जाएगा। इसमें किसका सहयोग लिया जाएगा, इसमें जनता का भी सहयोग लिया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं जन सहभागिता। आ रहा समझ में। अब सरकार यदि कोई भी कार्य करेगी तो अब जनता से सहयोग लेगी। जनता से अब सरकार भी पूछती है कि हम यह कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर हम यह अधिनियम बनाना चाहते हैं, तो इसमें भारत के सभी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऐसे जनता की सहभागिता को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगर सरकार अकेले कार्य करेगी तो देश का विकास संभव नहीं है। और जब सरकार कोई कार्य कर रही है और उसमें यदि हमारी जनता, हमारी भारत की जनता, हमारे भारत के नागरिक यदि सहयोग करते हैं तो हमारे देश का विकास शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में दूसरा आ जाता है सुशासन। तो सुशासन, इसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं और हम इसको और सरल भाषा में राम राज्य कहते हैं। तो सुशासन को अच्छा शासन, अभिशासन, राम राज्य के नाम से जानते हैं। तो जो सुशासन होता है तो सुशासन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किससे किससे, सुधन शासन, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो सु का मतलब होता है अच्छा और शासन का मतलब होता है शासन। तो जो अच्छा शासन होता है उसको हम कहते हैं सुशासन। आ गया समझ में फ्रेंड। तो जो अच्छा शासन होता है उसे हम सुशासन कहते हैं, अभिशासन कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें जो शासक होता है तो शासक भी शासित होकर जब कार्य करता है तो उसे हम सुशासन कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम के समय में भगवान श्री राम बिल्कुल अनुशासित होकर कार्य करते थे। भले ही राजा थे लेकिन जो शासक थे, मतलब भगवान श्री राम थे, ये अनुशासित होकर कार्य करते थे। अनुशासन में रहकर ही कोई भी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये होता है अनुशासन। तो आज हम देख रहे हैं कि इसी सुशासन की मांग की जा रही है। तो आज हम देखें कि हमारी सरकार भी जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे और हर राज्य के जो भी राज्य है या फिर हमारी केंद्र सरकार है, तो इस केंद्र सरकार के शासनकाल में हमारी जनता सुखी हो, जनता अपने आप को सुखी अनुभव करे, इसे कहा जाता है सुशासन। और हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं या हमारे राज्यों के मंत्री होते हैं, हमारे केंद्रीय अधिकारी होते हैं, राज्य के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सब अनुशासन में रहकर जब कार्य करेंगे तो उसे कहा जाता है सुशासन। और इसी सुशासन के लिए हमारा नीति आयोग बात करता है। ठीक है, तो नीति आयोग का ये मार्गदर्शक सिद्धांत है जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड, सुशासन। इसके बाद फिर अगला जाता है जनसंख्यात्मक लाभांश। अब जनसंख्यात्मक लाभांश, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं या हमारे भारत की जितनी भी जनता है, इन सभी का विकास करना होगा। क्योंकि जब तक जनता सहयोग न करेगी तब तक हमारे देश का विकास संभव है ही नहीं। और ये जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इन सभी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और यही हमारे नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत भी है जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है ग्राम। अब ये ग्राम, इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे नीति आयोग का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है इसमें ग्राम का भी वर्णन है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत किसका देश है, तो हमारा भारत गांव का देश है। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे। और यही बात हमारे भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी भी कहते थे। तो गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो गांव का विकास कैसे होगा, तो गांव में हम देखते हैं कि जो अधोसंरचना होती है उसका विकास करना, मतलब जैसे सड़कें बनाना, इसके बाद स्कूल बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसके बाद में लोगों को मकान बनाकर देना है, इसके बाद में पीने के लिए जल उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इन सभी को बुनियादी सुविधाओं में शामिल किया गया है। तो ये बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है गांव तक, ये हमारे नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है समावेशिता। तो समावेशिता का मतलब क्या हो जाता है, तो समावेशिता का मतलब ये हो जाता है कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और हमारे भारत में अल्पसंख्यक वर्ग, ये जितने भी वर्ग के लोग होते हैं इन सभी समूहों के लोगों को शामिल किया जाएगा और इन सभी का विकास किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं समावेशिता। तो इन सभी जातियों को, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, इन सभी का समावेश होगा और इन सभी का समान रूप से विकास किया जाएगा। ये इसका मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अंत्योदय। ध्यान रखना फ्रेंड कि जो अंत्योदय शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो यह दो शब्द कौन कौन से या कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना होगा अंत्यधन उदय बराबर क्या हो जाता है, बराबर अंत्योदय हो जाता है। तो इस अंत्य का मतलब क्या हो जाता है, अंत का मतलब आखिरी का, इसका मतलब क्या हो जाता है, आखिरी या आखिर। तो आखिरी का, और उदय का मतलब क्या हो जाता है, उसका विकास करना। तो हमारे भारत में जो पिछड़ी पंक्ति के लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, देखें जैसे अपन देखते हैं कि जनजाति जो वर्ग होता है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी हमारे भारत में कई लोग पिछड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग ही पिछड़े हो, हमारे भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी और जनरल के जो सामान्य वर्ग में आते हैं वे लोग भी पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो पिछड़े हुए लोग हैं इनका उदय करना है, इनका विकास करना है, इनकी प्रगति करना बहुत जरूरी है। तो इनका विकास करना बहुत जरूरी होगा और इन्हें जो बुनियादी सुविधाएं हैं इन्हें प्रदान करना है, इसलिए इसे कहा जाता है अंत्योदय। अंत्य मतलब आखिरी का, उदय मतलब उसका विकास करना है। तो जो पिछड़ा तबका है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका विकास करना है और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी होगी और इसी को हमारे नीति आयोग ने अपने मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल किया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सततता। सततता का मतलब होता है निरंतरता। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो सततता का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा नीति आयोग का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, सततता मतलब हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर लगातार निरंतर कार्य करती रहेगी। जब तक हमारे देश का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी विकास नहीं हो जाता तब तक हमारी सरकार, दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कार्य करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर ये नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में आपको बताया है। अब इसके बाद देखिए आगे कि जिस नीति आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस नीति आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। तो नीति आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसमें देखिए पहली चुनौती हो जाती है कि समृद्ध राज्यों का पक्ष। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारे भारत में नीति आयोग की भी आलोचना की जाती है। तो कुछ आधारों पर यह आलोचना होती है या हमारे नीति आयोग के समक्ष ये चुनौती है कि इसमें समृद्ध राज्यों का पक्ष होगा, मतलब इसमें भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। आ रहा समझ में? तो जब इसमें सभी राज्य मिलकर और हमारी केंद्र सरकार मिलकर कार्य करेगी तो अब जो राज्य समृद्ध हैं या जो राज्य विकसित हैं, जैसे गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो विकसित राज्य हैं तो इन विकसित राज्यों का पक्ष यहाँ पर ज्यादा मजबूत होगा। तो इस बात को लेकर भी नीति आयोग के समक्ष ये चुनौती उत्पन्न होती है और इसी आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है चुनौती का आधार, तो दूसरा है चुनौती का आधार इसमें कार्यों का अतिव्यापन। इसका मतलब होता है जो वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग की संभावना बनी रहती है। अब ओवरलैपिंग कार्यों की या कार्यों का अतिव्यापन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप खुद सोचिए कि जब केंद्र सरकार के मंत्री इसमें शामिल होंगे, ठीक है, इसके बाद फिर राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे,
तो अब हो सकता है कि केंद्र सरकार के मंत्री पद पर रहकर जो कार्य करें और हो सकता है वही कार्य यहाँ पर करते हो नीति आयोग में, तो ये हो गया कार्य का ओवरलैपिंग। अब इसके बाद में ऐसे मुख्यमंत्रियों की बात करें हम लोग, तो मुख्यमंत्री राज्यों के स्तर पर काम करते हैं। अब राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर बैठेंगे, यहाँ पर इसमें सहभागी होंगे, तब हो सकता है कि जो उन्होंने वहां पर कार्य किया हो वही कार्य की सलाह यहाँ पर भी दे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्यों का अतिव्यापन होगा, कार्यों की ओवरलैपिंग होगी। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पता चला कि जो काम पहले कर चुके थे वही काम दोबारा कर रहे हैं, दूसरी बार भी वही काम कर रहे हैं, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है या इसके समक्ष चुनौती है। अगला जाता है कि इसमें सक्रिय कार्यवाही और उचित लक्ष्यों का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो नीति आयोग है, अब इसमें हमने बहुत सारे इसके कार्य पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना का मुद्दा यह है कि इसमें सक्रिय कार्यवाही का अभाव देखा जाता है। ठीक है, डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता। फिर इसके बाद में ये सक्रिय होकर, एक्टिव होकर यह नीति आयोग कार्य नहीं कर पाता। फिर इसके बाद में नीति आयोग के पास कोई उचित लक्ष्य भी हमें दिखाई नहीं देते, तो ये उचित लक्ष्यों का अभाव भी नीति आयोग के पास बना रहता है और इस आधार पर इसकी आलोचना होती है और यही इसका चुनौती का मुद्दा भी है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यह आता है कि संवैधानिक प्रकृति का अभाव। तो संवैधानिक प्रकृति का अभाव, इसका मतलब यह है कि क्या इस नीति आयोग का हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर प्रावधान किया गया है क्या? नहीं किया। आज हमारी सरकार इस नीति आयोग को इतना बढ़ावा दे रही है, अब संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है, न तो यह संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार बन गई, सरकार बदल गई और सरकार ने इस नीति आयोग को खत्म कर दिया। आ रहा समझ में? अगर संवैधानिक होता तो कोई भी सरकार इसे खत्म नहीं कर पाती। अगर इसे वैधानिकता भी प्रदान कर दी जाती, संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती, तो कोई भी सरकार इसे खत्म नहीं कर पाती, समाप्त नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसमें संवैधानिकता का अभाव होता है, मतलब इसका वर्णन संविधान में बिल्कुल नहीं है। तो इसके संवैधानिक प्रकृति के अभाव के आधार पर भी इसकी आलोचना होती है और ये इसकी चुनौतियों का मुद्दा है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि कार्यान्वयन पर सीमित फोकस होता है इसका। अब डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे हो, ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद में योजना का निर्माण तो तेजी से हो रहा है लेकिन उन पर फोकस कम किया जा रहा है, उसको लागू करने पर, उसके क्रियान्वयन पर फोकस कम किया जा रहा है, ध्यान कम दिया जा रहा है। तो इन आधारों पर हम देखते हैं कि जो नीति आयोग है इसकी आलोचना की जाती है या फिर इसके समक्ष ये चुनौतियां हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला जाता है कि जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ कार्यालय हैं। तो इसमें कुछ कार्यालयों के बारे में आपको याद रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग से जुड़े हुए कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए दो कार्यालय हैं जिनका नाम है, पहला राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा पहला। और दूसरा संस्थान क्या है, दूसरा कार्यालय का नाम क्या है, तो विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय। ये दो कार्यालय इससे जुड़े हुए हैं और ये दो कार्यालय इस नीति आयोग के लिए कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनके नाम आपको जरूर याद रखना होगा। हालांकि मैं आपको आगे पूरा विस्तृत इन्हें बता रहा हूँ, पूरा विस्तार में आपको इन्हें बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान। ठीक है, देखिए इसमें राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको निलेर्ड कहा जाता है। निलेर्ड क्या कहेंगे, देखिए इसमें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको निलेर्ड कहा जाता है, NILERD, ये निलेर्ड इसे कहते हैं। तो इस निलेर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है निलेर्ड का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये किसकी सहायक संस्था है, तो ये इससे जुड़ी हुई, नीति आयोग से जुड़ी हुई संस्था है, इससे संलग्न संस्था है जिसका नाम निलेर्ड है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा और हिंदी में भी इसका नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यह संस्थान पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस संस्थान की, जिस निलेर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह पहले IAMR के नाम से जाना जाता था, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इसके नाम से इसको जानते थे और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम IAMR के नाम से जानते थे। और
इसकी स्थापना फिर कब हो जाती है, तो इसकी स्थापना 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड। और 2014 में 2014 में, तो 2014 में इस IAMR का नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम निलेरड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निलेरड कर दिया गया फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके बाद में जो नीति आयोग होता है, तो यह नीति आयोग से जुड़ा हुआ, यह नीति आयोग से संलग्न एक केंद्रीय स्वशासित संगठन होता है। आ रहा समझ में। तो स्वशासी का मतलब जो खुद का शासन करे उसे कहते हैं स्वशासी। तो 2014 में याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो IAMR था इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नाम निलेरड किया गया है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग की जो जुड़ी हुई या नीति आयोग की जो सहायक संस्था या इससे संलग्न एक कार्यालय है जिसका नाम निलेरड है, पहले इसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना होगा IAMR। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि IAMR का नाम बदलकर निलेरड कब किया गया था। तो ये दोनों ही तरफ से आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, देखिए इसमें अगला जाता है कि जिस निलेरड की हम बात कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य यह होता है कि मानव संसाधन की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्श के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना। ये इसका पहला उद्देश्य होता है निलेरड का। आ रहा समझ में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन मतलब क्या, कि हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं इन सभी नागरिकों का विकास करना है। इसके बाद में फिर शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए यह कार्य करता है। फिर इसके बाद में नए नए रिसर्च करना, नए नए शोध करना, ये इसका काम होगा। फिर इसके बाद में आवश्यकता यदि प्रशिक्षण देने की है तो प्रशिक्षण के बारे में भी यह परामर्श देता है। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से ये इसका पहला उद्देश्य होता है निलेरड का। दूसरा क्या है कि शोध करना एवं आंकड़ों का संग्रहण करना। तो नए नए रिसर्च करते रहना, नई नई खोज करते रहना, नई नई जांच पड़ताल करते रहना, और इसके बाद में इसके जो डाटा होते हैं, इसके जो आंकड़े होते हैं, इनको एकत्रित करना, इन्हें इकट्ठा करना। इसके बाद में अगला आ जाता है कि मानव संसाधन का विकास करना तथा अनुश्रवण एवं उसका मूल्यांकन आदि, ये भी इसका उद्देश्य है। जो मानव संसाधन है मतलब हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका शैक्षणिक विकास करना है, उनका सामाजिक विकास करना है, राजनीतिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, उनको तकनीक का ज्ञान कराना है। ये सभी हमारे निलेरड के उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद में इसका अनुश्रवण करना मतलब इसको देखना, जांचना, इसके बाद में फिर उसकी सिफारिश करना कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो ये भी इसके उद्देश्य होते हैं। अगला आ जाता है कि मानव पूंजी नियोजन के सभी पक्षों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तो मानव पूंजी के नियोजन में मतलब जो हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं इन सभी नागरिकों के विकास के लिए योजना तैयार की जाए, और इन सभी योजनाओं के तहत हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं इन सबका विकास हो, और इसके बाद में इन्हें शिक्षा इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जाए, या ज़्यादा इन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, तकनीकी शिक्षा इन्हें प्रदान की जाए, और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें ट्रेन भी किया जाए, मतलब उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब इसके निलेरड के उद्देश्य होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है DMEO, विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय। ठीक है। तो ये दूसरा कार्यालय है नीति आयोग से जुड़ा हुआ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DMEO के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था निलेरड, और दूसरा कार्यालय हमारे नीति आयोग से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है DMEO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में DMEO कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो यह कार्यालय किससे जुड़ा हुआ है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए इसमें कि वर्ष 1954 की बात है, 1954 में केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों एवं योजना के स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोग्राम एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी। आ रहा समझ में। तो 1954 में 1954 में किसकी स्थापना की जाती है, तो कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। आ रहा समझ में। 1954 में तो किसको बढ़ावा देने के लिए, तो जो वित्त कार्यक्रम होते हैं, इसके बाद में जो योजनाएं होती हैं, तो इनके मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1954 में की गई थी। और इसके बाद फिर इसके स्थान पर ध्यान रखिए फ्रेंड,
कि जिस अपन प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, DMEO। आ रहा समझ में? तो फिर विकास अनुसरण एवं मूल्यांकन संस्थान की स्थापना ये 2015 में की गई थी। तो जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो उसी समय ये कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मीन्स प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदलकर विकास अनुसरण एवं मूल्यांकन कार्यालय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, इसकी स्थापना कर दी गई। ये 2015 की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, और इसमें किसका विलय कर दिया गया था, तो जो कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन था इसका विलय इसमें DMEO में कर दिया गया था, जो आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो DMEO होता है इसके कार्य क्या है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में देखिए, पहला कार्य यह हो जाता है कि सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो कार्यक्रम होते हैं उनके कार्यान्वयों का या उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना। तो हमारी भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य शुरू किए गए हैं या जो भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या उन कार्यक्रमों को लागू कहाँ तक किया गया है, इसका लाभ कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जांच करना या इसको सुनना या इसको देखना। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा कि हमारी भारत सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद में कई कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार की ओर से संचालित हैं और इन कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से हमारे भारत के नागरिकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका कार्यान्वयन, इसका क्रियान्वयन कहाँ तक हो पाया है, इससे लागू कहाँ तक कर पाई है हमारी सरकार, और इसमें कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को नहीं मिला है लाभ, इसकी जाँच पड़ताल करना, इसको देखना, ये भी DMO का कार्य होता है। फिर इसके बाद में अगला हो जाता है कि मंत्रालयों को मूल्यांकन और अध्ययन के लिए सहायता देना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, तो केंद्र सरकार के मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उन मंत्रालयों के मंत्रियों को सहायता देना। तो किस मामले में सहायता देना है, तो जैसे हमारे जो भी मंत्री होते हैं या जो हमारे मंत्रालय होते हैं तो किसी भी कार्य से संबंधित किसी कार्य का मूल्यांकन करते हैं या किसी कार्य का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए यह कार्यालय उन्हें सहायता करता है, उन्हें सहायता देता है। तो ये भी इसका काम होता है DMO का। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करना। अब सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो सहकारी संघवाद, या इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सहकारी संघवाद कहो या सहयोगी संघवाद कहो, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर कार्य करें। ठीक है, अब कोई भी कार्य अकेली केंद्र सरकार नहीं करेगी, अब हमारे राज्यों की सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसको कहा जाता है सहयोगी संघवाद। तो हमारी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का सहयोग करेगी। अब पहले क्या होता था कि जो योजना आयोग हमारे भारत में था, तो योजना आयोग के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था उसे सीधा लागू कर दिया जाता था। योजना आयोग जो भी योजना बनाता था उन्हें सीधा लागू कर दिया जाता था। इसमें राज्यों से कोई सहमति नहीं ली जाती थी, जिसके कारण कई बार राज्यों के स्तर पर इसका विरोध भी होता था। ठीक है, तो ऐसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका कार्य होता है DMEO का। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। तो हमारी सरकार के द्वारा जो भी सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जनता के लिए कल्याणकारी काम जितने भी चलाए जा रहे हैं, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है, इन सभी कार्यक्रमों, इन सभी योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये DMEO का कार्य होता है। तो ये कार्य है इसके, जो आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको नीति आयोग के, ठीक है, तो नीति आयोग से जो जुड़े हुए कार्यालय हैं, इन दो कार्यालयों के बारे में आपको बताया है, और जो आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए लास्ट में कि हमारा जो नीति आयोग होता है और योजना आयोग होता है, इनमें अंतर क्या है। तो पहले मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब स्टार्ट किया था हमने नीति आयोग को, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसे क्यों समाप्त किया गया। फिर भी आप 2 मिनट इसको सुन लीजिए कि जो योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की जाती है तो उस समय इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। फिर इसके बाद में इसमें जो सदस्य होते थे, तो सदस्य में कौन होते थे, तो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री होते थे, तो कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया था।
और इनकी सदस्य संख्या 4 से 7 के बीच में होती थी। तो 4 भी होते थे, 5 भी होते थे, 6 भी होते थे, 7 भी होते थे। ऐसे ये योजना आयोग के सदस्य होते थे। तो इसमें जितने भी सदस्य थे ये सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री ही बनते थे, इसमें किसी भी राज्य के मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। फिर इसके बाद में एक इसमें उपाध्यक्ष होता था। तो उपाध्यक्ष सरकार अपनी इच्छा से किसी को बना देते थे, और जो भी उपाध्यक्ष बनाया जाएगा वह उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद में एक इसमें सचिव होता था। तो सचिव इसमें IAS कैटेगरी का होता था। ठीक है। तो ये उस समय योजना आयोग था, और योजना आयोग का काम क्या होता था? तो योजनाओं का निर्माण करना, इसके बाद में जो भी हमारे भारत में संसाधन है उनकी खोज करना है, इसके बाद में संसाधनों का समान वितरण करना, ये काम होता था योजना आयोग का। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये वित्तीय कार्यों को भी संचालित करने लगा था योजना आयोग। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होता है, तो इस वित्तीय बंटवारे में भी इस योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि यह योजना आयोग वित्त आयोग पर भारी होने लगा था, और इसमें राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सरकार को ऐसा लगा कि यह योजना आयोग समाप्त किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर कोई दूसरा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं हमारे भारत के, तो उन्होंने अगस्त 2014 में इसकी घोषणा की कि हम योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाएंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। ठीक है। अब नीति आयोग की स्थापना फिर कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है फ्रेंड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं। तो देखिए इसमें योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। तो पहला अंतर तो ये होता है कि जो हमारा योजना आयोग था, तो यह योजना आयोग केंद्रीय व्यवस्था पर आधारित था। अब ये केंद्रीय व्यवस्था पर आधारित था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय इस योजना आयोग में जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सदस्य थे, ये सब केंद्र सरकार के ही थे, इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं थी। आ रहा समझ में? तो इस समय हम देखते हैं कि जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग में हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे, जो उपाध्यक्ष था तो वो भी केंद्रीय या कैबिनेट मंत्री या फिर केंद्र का ही सदस्य होता था। इसके बाद में इसके जितने भी सदस्य थे, किसमें? योजना आयोग में। तो योजना आयोग में जितने भी सदस्य थे ये कौन थे? तो ये सब केंद्र सरकार के ही मंत्री थे, केंद्र के ही मंत्री थे। इसके बाद में इस योजना आयोग के द्वारा जो भी योजना बनाई जाती थी उस योजना को हमारे भारत में लागू कर दिया जाता था, और इसमें राज्यों से नहीं पूछा जाता था, इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी। इसके कारण क्या होता था कि जब हमारी केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाती थी और इसे लागू करती थी तो राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जाता था। आ रहा समझ में? ये समस्या थी उस समय। तो पहला अंतर क्या हुआ? तो पहला हमने देखा कि जो योजना आयोग था ये अधिक केंद्रीकृत था, और उस समय यह योजना आयोग हमारे भारत में केंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था योजना आयोग। ठीक है। वहीं जो हमारा नीति आयोग है, तो यह नीति आयोग किस पर आधारित है? तो हमारा नीति आयोग विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। आ रहा समझ में? तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि शासन करने की शक्ति किसी एक के हाथ में होती है, और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है? विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि शासन करने की शक्ति अधीनस्थों को भी सौंप दी जाती है, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब इस नीति आयोग की स्थापना की गई तो इसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित स्थापित या विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है ये नीति आयोग। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें केंद्र के तो मंत्री है ही सदस्य, इसमें केंद्र के मंत्री तो सदस्य है ही, साथ साथ इसमें और कौन होंगे? तो इसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो CM होते हैं, तो राज्यों के CM इसके सदस्य होंगे, और इसके बाद में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, तो उनके उपराज्यपाल, और इसके बाद में जिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये विधानसभा की व्यवस्था है जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, तो इन संघ शासित प्रदेशों के, इन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आ रहा समझ में? तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, तो इन सभी को इसका सदस्य बनाया जाएगा, ये सभी इसके सदस्य होंगे। आ रहा समझ में? और ये सब मिलकर अब निर्णय लेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग किस पर आधारित है? तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा।
और इसी आधार पर जो अगला अंतर है, तो अगला अंतर यही है कि इसके जो सदस्य थे ये सभी सदस्य केंद्रीय मंत्री थे। आ रहा समझ में, ये मंत्री है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जितने भी सदस्य हैं ये सभी केंद्रीय मंत्री होते थे, मतलब कैबिनेट मंत्री इसमें सदस्य हुआ करते थे। और ये केंद्रीय मंत्री अपने स्तर पर डिसीजन लेते थे और इन्हीं डिसीजंस को, इन्हीं योजनाओं को लागू कर दिया जाता था। इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन अब जो नया नीति आयोग स्थापित हुआ है, इस नीति आयोग में जो सदस्य हैं इसमें केंद्र के मंत्री, मतलब जो योजना आयोग में उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे वे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री अभी भी नीति आयोग में है। फिर और कौन होगा, तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। फिर इसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर जहां पर प्रशासक की व्यवस्था है तो उसके प्रशासक को इसमें शामिल किया गया। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था है, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही कि दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, तो दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर यह विधानसभा की व्यवस्था है। ठीक है, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है, पांडिचेरी में मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी इसके नीति आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर नीति आयोग के ये सब इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे चंडीगढ़ में, इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और इसके बाद में लक्षद्वीप में, तो यहाँ पर प्रशासक की व्यवस्था है। तो ये प्रशासक भी इस नीति आयोग के सदस्य होंगे। ऐसी व्यवस्था पहले इस योजना आयोग में नहीं थी। ठीक है फ्रेंड, तो एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला अंतर क्या है, तो अगला अंतर ये है कि इसका काम होता है योजना का निर्माण करना, फिर इसके बाद में योजनाओं को लागू करना। आ रहा समझ में, मतलब ये है कि जो योजना आयोग पहले था, तो योजना आयोग खुद योजना का निर्माण करता था, खुद ही योजना का निर्माण करता था और खुद इस योजना को लागू करता था। इसमें राज्यों की कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। आ रहा समझ में, इसमें कोई राज्य, कोई सा भी राज्य हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता था। ठीक है फ्रेंड, तो इस कारण से इसको समाप्त करना बहुत जरूरी हो गया था। इसके बाद में अगला फिर आ जाता है कि जो नीति आयोग होता है, तो हमारा नीति आयोग योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी भी, या राज्यों की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। इसका मतलब यह होगा कि आज हम देखते हैं कि जो नीति आयोग कार्य कर रहा है, तो इस नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। इसके बाद में जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, इसके बाद में उनके उपराज्यपाल, उनके प्रशासक, ये सब इसमें सदस्य होते हैं। ये सब सहभागिता निभाते हैं और अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो इन सब की सहमति से डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई भी योजना तय होगी तो इन सब की सहमति से योजना तय होगी और फिर उसके बाद में उस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और जब उस योजना का क्रियान्वयन होगा तो ये जितने भी राज्य हैं जो इसमें सदस्य हैं, ये उस योजना का विरोध नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन राज्यों में नहीं होगा। आ रहा समझ में, तो ये इसमें अंतर होता है योजना आयोग में और नीति आयोग में। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इसमें समानता की यदि बात की जाए कि दोनों में समानता क्या थी, कि योजना आयोग में और नीति आयोग में समानता क्या है, तो जिस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है उस योजना आयोग का अध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री होते थे और हमारा जो नीति आयोग है तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं। आ रहा समझ में। फिर दूसरी समानता का पॉइंट क्या होगा, तो दूसरी समानता का पॉइंट ये है कि योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था और वही हमारे नीति आयोग में भी उपाध्यक्ष है और इस उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। फिर इसके बाद में तीसरा समानता का बिंदु क्या होगा, तो तीसरा समानता का बिंदु ये होगा कि योजना आयोग में भी हमारे कैबिनेट मंत्री सदस्य होते थे और यहाँ पर नीति आयोग में भी कैबिनेट मंत्रियों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में वहाँ पर योजना आयोग में एक सचिव हुआ करता था और ऐसे ही नीति आयोग में हमारा एक CEO के पद को स्थापित किया गया है। तो यह नीति आयोग का जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यह कौन होता है, तो हमारी भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ठीक ऐसे ही उस समय जो योजना आयोग होता था तो योजना आयोग में भी जो सचिव होता था वह भी कौन होता था, IAS ही होता था। तो ये इसमें कुछ समानता के बिंदु हैं। इसके अलावा और क्या इसके समानता के बिंदु हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि जो योजना आयोग था तो योजना आयोग पहले हम देखते हैं कि योजना बनाने का काम करता था, तो ऐसे ही हमारा नीति आयोग भी योजना बनाने का काम करेगा। ये भी इसमें दोनों में समानता के पॉइंट हुए हैं।
फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि योजना आयोग का भी काम था कि हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है, तकनीकी विकास करना है, संसाधनों का समान वितरण करना है। तो ठीक ऐसे ही हमारा जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग भी यही कार्य कर रहा है वर्तमान में कि हमारे देश का सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना, शैक्षणिक विकास करना, तकनीकी विकास करना, ये भी हमारे नीति आयोग का कार्य है। फिर इसके बाद में और हमारा जो नीति आयोग है यह भी हमारे भारत में संसाधनों का वितरण करने का कार्य वर्तमान में कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जो नीति आयोग है और योजना आयोग था, इन दोनों में कुछ समानताएं दिखी जाती थी। लेकिन इस योजना आयोग को खत्म करने का जो महत्वपूर्ण कारण है वह यही था कि इस योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी और ये केंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता था कि हमारे भारत में कई बार राज्यों ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और यह योजना आयोग धीरे धीरे हमारे भारत के वित्त आयोग पर भारी पड़ता जा रहा था। इन सभी कारणों से इस योजना आयोग को समाप्त किया गया और एक नया आयोग स्थापित किया गया जिसका नाम हुआ नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पर योजना आयोग, नीति आयोग दोनों में अंतर समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा ये नीति आयोग का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ और आगामी लेक्चर हम आपके लिए जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।